नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और ये है विजयनगर साम्राज्य, ठीक है? यहाँ से आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछे भी जाते हैं और आगे भी पूछे जाएँगे। इसको शुरू करूँ मैं इससे पहले 2-3 जानकारियाँ आपको दे दूँ। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की आने वाली वैकेंसी जैसे लोअर की है या लेखपाल की है या फिर कोई अन्य वैकेंसीज़ जैसे जूनियर असिस्टेंट या फिर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो इनके लिए स्पेशल बैचेस हर एक सब्जेक्ट का स्पेशल बैच आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में दी गई है। अच्छा, ये बैचेस कौन-कौन से हैं? जैसे आप इतिहास का परचेज़ करना चाहते हैं, तो हिस्ट्री का बैच आपको मिल जाएगा और इसके लिए केडी 02 कूपन कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पॉलिटी का बैच मिल जाएगा, इसके लिए आप केडी 01 कूपन कोड का इस्तेमाल कर लीजिए और इसके अलावा आपको यूपी जीके और कंप्यूटर के बैचेस भी आपको मिल जाएँगे और आपको पता होगा यूपी जीके और साथ ही साथ कंप्यूटर, ये 35 अंकों के पूछे जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कोई भी परीक्षा हो। तो इस कॉम्बो बैच से जुड़ने के लिए आपको हमारी एप्लीकेशन में जाना होगा, ठीक है? हर एक बैच में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती हैं ताकि आप इनका प्रिंट निकलवा के इनका रिवीजन कर सकें। चलिए शुरुआत करें। हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। विजयनगर साम्राज्य के सवाल को ध्यान से पढ़ो। कह रहा है कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज ये कौन थे? अष्टदिग्गज कौन थे? जैसे आपने नवरत्न अकबर के दरबार में पढ़े होंगे, ठीक उसी प्रकार से विजयनगर साम्राज्य में एक शासक था जिसका नाम था कृष्णदेव राय। इसके शासनकाल में अष्टदिग्गज हुआ करते थे। ये दरअसल 8 कवि थे और ये तेलुगु कवि थे, ठीक है? अब यहाँ पर आओ, शासक का नाम है कृष्णदेव राय। जरा गौर करना, कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, एज़ इट इज़ ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कृष्णदेव राय की। ये विजयनगर साम्राज्य का शासक था। इसका शासनकाल कब से कब तक रहा है, यानी ये गद्दी पर कब से कब तक रहा? 1509 से लेकर 1529 ईस्वी तक ये गद्दी पर रहा, ठीक है? बात है कृष्णदेव राय की। अच्छा, ये जो विजयनगर साम्राज्य है, इसके 4 वंश हैं। संगम वंश, संगम वंश, संगम, सलूब वंश, आपने ये सारे पढ़े होंगे। इसके अलावा तुलुग वंश और एक और है जिसे कहते हैं अरावीडु वंश, ठीक है? मुझे ये बताइए, ये जो कृष्णदेव राय है, ये इनमें से किस वंश से संबंधित है? याद रखना ये सवाल पूछा जाता है। ये है तुलुक वंश से। तुलुक वंश का राजा था, ठीक है? और तुलुक वंश का ये सबसे प्रतापी राजा हुआ करता था। अच्छा, बात कृष्णदेव राय की है, इसे कई सारी उपाधियाँ दी गई हैं। इसने कौन-कौन सी उपाधि धारण की है? यहाँ से भी आपसे सवाल पूछा जाता है। एक इसकी उपाधि है, इसे कहा जाता है यवनराज स्थापनाचार्य, याद रखो। इसे यवनराज स्थापनाचार्य भी कहा जाता है। इसकी ये उपाधि है। इसे नंदगोप भी कहा जाता है। नंदगोप, ये भी इसकी एक उपाधि है या फिर इसकी एक उपाधि है मकाकाओ, ठीक है? इसकी एक उपाधि है। साथ ही साथ इसे आंध्र भोज भी कहा जाता है। इसे अभिनव अभिनव भोज भी कहा जाता है। साथ ही साथ इसे आंध्र पितामह भी कहा जाता है। इस प्रकार के सवाल आपसे बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आंध्र पितामह किस अ, विजयनगर साम्राज्य के राजा को कहा जाता है, तो यही है। अच्छा, ये जो कृष्णदेव राय हैं, कहते हैं कि इसके दरबार में 8 महान कवि थे। 8 महान कवि हुआ करते थे और ये सारे के सारे कवि तेलुगु भाषा को तो कम से कम जानते ही थे। तो ये तेलुगु से संबंधित थे, ठीक है? 8 महान कवि जो कि तेलुगु से संबंधित है और इन्हीं को कहा जाता है कंबाइंड रूप से अष्टमहादिग्गज। अष्टमहादिग्गज। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि ये जो अष्टमहादिग्गज हैं, इनमें से एक कवि हैं, जैसे मैंने ये लिखा, गौर करना, अष्टमहादिग्गज। ये मैंने शब्द लिखा अष्टमहादिग्गज। अष्टमहादिग्गज का मुख्य कवि कौन था? इसका प्रमुख कवि कौन था? इसका नाम याद रखना, आपसे पूछा जाता है। इनका नाम है अल्लसानी पेड्डना, ठीक है? ये महत्वपूर्ण कवि थे और इन्हें किस नाम से जाना जाता है? इनके उपनाम क्या हैं? इन्हें कहा जाता है आंध्र कविता का पितामह, याद रखो। इन्हें आंध्र कविता कह लो या फिर इन्हें कहा जाता है तेलुगु कविता का तेलुगु कविता का पितामह। याद रहेगा आपको? अच्छा, बात
कृष्णदेव राय की हो रही है। कृष्णदेव राय ये तुलु वंश का शासक था। कहते हैं कृष्णदेव राय ने महत्वपूर्ण नगर भी बसाए हैं। महत्वपूर्ण इसने नगर बसाए हैं। इन नगर ये जो बसाए गए हैं कृष्णदेव राय के द्वारा, यहाँ से भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं। मुख्यतया आप दो नगरों को याद रखोगे। एक नगर है नागलपुर। नागलपुर ये नागलपुर दरअसल बसाया था कृष्णदेव राय ने अपनी माता की स्मृति में। दरअसल कृष्णदेव राय की एक माता है, माता का नाम है नागला देवी। कहते हैं कि नागला देवी की ही स्मृति में ये जो शब्द है नागला, इसी शब्द से बना है नागलपुर। तो इनकी स्मृति में इसने एक नगर बसाया नागलपुर। एक नगर और कृष्णदेव राय ने बसाया था, इसका नाम था हासपेट। हासपेट नगर को बसाया। ये जो हासपेट नगर है, ये दरअसल इसने अपनी पत्नी की स्मृति में बसाया था। पत्नी की स्मृति में, याद रखोगे आप। वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। सही उत्तर हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरे में कह रहा है कि इनमें से किसे आंध्र भोज कहा जाता था। ये तो मैंने अभी अभी आपको बताया है। आंध्र भोज किसे कहते थे? कृष्णदेव राय को। मैंने आपको उपाधियां बताई हैं, ठीक है, भूलोगे नहीं आप। ये सारी की सारी उपाधियां आपसे पूछी जाती हैं। यवनराज स्थापनाचार्य, नंदगोप, आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह, ये सारी उपाधियां आपसे पूछी जाती हैं। अब आगे बढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर तीसरे में कह रहा है अष्ट दिग्गज ये किस राजा से संबंधित थे? अष्ट दिग्गज ये संबंधित थे कृष्णदेव राय से। अच्छा, सवाल ये बनता है कि भाई अष्ट दिग्गज हैं कहाँ? कौन कौन है अष्ट दिग्गज? आओ जरा देखो। अष्ट दिग्गज ये तेलुगु कवि हैं 8। इन आठों के नाम याद रखो। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन अष्ट दिग्गज में शामिल नहीं था, है ना? इस प्रकार से भी सवाल पूछता है। तो सबसे पहले कौन है जो प्रमुख थे? इनका नाम है अल्लसानी। अल्लसानी पेडना, ठीक है, भूलोगे नहीं। इसके अलावा एक और थे, इनका नाम था तिम्मन। तिम्मन। तीसरे का नाम क्या है? इनका नाम है भट्ट मूर्ति। भट्ट मूर्ति। चौथे जो अष्ट दिग्गज में शामिल थे, इनका नाम था धूर्जित। धूर्जित, ठीक है। पांचवें कौन है? पांचवें हैं, इनका नाम है पिंगली सूरन। पिंगली सूरन। पिंगली सूरन के बाद जो छठे हैं, इनका नाम है दरअसल ये मस्खरा थे, विदूषक थे। ये थे तेनालीराम। तेनाली राम। तेनाली कृष्ण राम इनका पूरा नाम था। इसके अलावा जो सातवें थे, इनका नाम था राजभद्र। और आठवें जो अष्ट दिग्गज थे, इनका नाम था म- मलंत, ठीक है। सॉरी, मलंत नहीं, बल्कि इनका नाम था मल्लना। मल्लना, ठीक। ये 8 अष्ट दिग्गज हैं, नाम याद रखो इनके। क्वेश्चन नंबर 4 में आओ। चौथे में क्या कह रहा है? चौथे में कह रहा है कि प्रसिद्ध विजयनगर के शासक हैं कृष्णदेव राय। इनके अधीन किस साहित्य का स्वर्णयुग था? इनके अधीन किस साहित्य का स्वर्णयुग था? ये था तेलुगु का, क्योंकि इन तेलुगु के ही अष्टदिग्गज इनके शासनकाल में थे, ठीक है। अब यहाँ पे आओ जरा। अच्छा, तेलुगु साहित्य का अगर स्वर्ण काल था इनका शासनकाल, तो तेलुगु साहित्य के 5 महाकाव्य हैं। याद रखिएगा, इनके नाम पूछे जाते हैं। देखो, तेलुगु साहित्य के तेलुगु साहित्य के 5 महाकाव्य, ठीक है। ये जो 5 महाकाव्य हैं, ये कौन-कौन से हैं? ये आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहला याद रखोगे, ये है आयुक्त माल्यद। आयुक्त माल्यद, ठीक है। एक और है, इसे कहा जाता है मनुचरितम। मनुचरितम। तीसरा जो महाकाव्य है, ये है वसुचरितम। याद रखिएगा, वसुचरितम। और 5वां महाकाव्य कौन सा है? 5 महाकाव्य हैं तेलुगु साहित्य के। इसे कहते हैं राघव पांडनीय। राघव पांडनीय, ठीक है। जस्ट वेट, 1 2 3, ये चौथा होगा, 5वां नहीं होगा। ये होगा चौथा। और इसके बाद है, फिर है 5वां, ये है पांडुरंग महात्म्य। पांडुरंग महात्म्य। ये 5 महाकाव्य हैं। पांचों महाकाव्य को आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा डी पार्ट। 5वां देखो।
पांचवा भी यूपी पीसीएस 2016 में पूछा गया है। कह रहा है कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? मैंने आपको दो नगर बताए थे, कौन कौन सा? एक मैंने आपको नगर बताया था नागलपुर, और दूसरा हासपेट। दोनों याद रखो, आंसर हो जाएगा नागलपुर। ठीक है, भूलिएगा नहीं, पूछा जाता है आपसे। अच्छा, कृष्णदेव राय किस वंश का है? क्या बता सकते हो? अभी अभी मैंने आपको पीछे बताया था, कृष्णदेव राय ये है तुलुक वंश का। और चूंकि तुलुक वंश का है तो तुलुक वंश से दो सवाल मुझे बताओ। तुलुक वंश, तुलुक वंश में सबसे पहले तो इसका वंश का जो टाइम पीरियड है वो बताइए। 1505 से लेकर 1570 ईस्वी, ये इसका टाइम पीरियड है। और यहाँ से दो सवाल आपसे हर हाल में आपको याद रखना है, चूंकि पूछे जाते हैं। एक तो इसका संस्थापक आपको पता होना चाहिए, इसका संस्थापक कौन है, और दूसरा इसका अंतिम शासक आपको पता होना चाहिए। तुलुक वंश का अंतिम शासक कौन है? संस्थापक है वीर नरसिंह, याद रखो, संस्थापक है वीर नरसिंह। और इसका जो अंतिम शासक है यह है सदाशिव राय, सदा शिव राय। एक सवाल बड़ा शानदार आपसे पूछा जाता है कि किस शासक के समय में तालीकोटा का युद्ध हुआ था? तालीकोटा का युद्ध, तो आप बताओगे यही शासक है, इसका नाम है सदाशिव राय। तालीकोटा का युद्ध इसी के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, वापस आ जाओ। सवाल होगा इसका पांचवें का सही उत्तर हो जाएगा बी पार्ट। छठे में देखो, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलापुरम की एक उपनगरीय बस्ती बसाई थी? तो फिर से वही सवाल आ गया, शासक का नाम पूछा है तो कृष्णदेव राय हो जाएगा। ठीक है, कृष्णदेव राय, यहाँ पर आओ। कुछ चीजें हैं कृष्णदेव राय से संबंधित जो मैं आपको बता दूं। देखो, बात हो रही है कृष्ण देव राय की, ये तुलुक वंश के शासक थे। अच्छा, इन्हीं के समय में पुर्तगाली गवर्नर, यानी कि एक गवर्नर का आपने नाम सुना होगा, हम लोग जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे वहां पर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दरअसल ये जो पुर्तगाली गवर्नर है, गौर करना, इसका नाम है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क, अल्बुकर्क ने एक व्यक्ति को बुलाया, इसका नाम था फादर लुई। फादर लुई, ये सवाल आपसे बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। अल्बुकर्क ने एक व्यक्ति को बुलाया जिसका नाम था फादर लुई, और फादर लुई से कहा कि एक काम करो, तुम यहाँ पर जाओ कृष्णदेव राय के शासनकाल में, इसके दरबार में जाओ, और दरबार में जाके अनुमति मांगो इससे, इससे आप अनुमति मांगिए कि हमें भटकल में किला बनाने की अनुमति दीजिए। भटकल में किला बनाने की, किला बनाने की अनुमति दीजिए। ये सवाल आपसे पूछा जाता है और कई बार रिपीट भी हो चुका है कि फादर लुई ने किसके दरबार में जाके भटकल में किला बनाने की अनुमति मांगी थी। ठीक है। अच्छा, कृष्णदेव राय के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे इसके शासनकाल में जब इसने साम्राज्य ग्रहण किया था तो कुछ ही समय बाद इसने विवाह कर को समाप्त कर दिया था। विवाह कर को किसने समाप्त किया? यही है कृष्णदेव राय। ठीक है। अच्छा, ये इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता था। इसके शासन को काल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता था। इसके अलावा इसने एक ग्रंथ की रचना की है, ये ग्रंथ आपसे पूछा जा चुका है। इस ग्रंथ का नाम है आमुक्त माल्यद, याद रखो, आमुक्त माल्यद। इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? यही है कृष्णदेव राय। इसी को एक नाम और दिया जाता है, इसी कहा जाता है विष्णु चित्तीय। विष्णु चित्तीय। तो अगर आपसे पूछे आमुक्त माल्यद या फिर विष्णु चित्तीय, इसकी रचना किसने की है? कृष्णदेव राय ने। ठीक है। एक इसको उपाधि प्रदान की गई है, हालांकि उपाधि तो मैंने अभी आपको बहुत सारी बताई थी। एक उपाधि और याद रखिए, इसे कहा जाता है कन्नड़ राज्य रामा रमणा। इसे कन्नड़ राज्य रामा रमणा भी कहा जाता है। याद रखोगे, भूलोगे नहीं। ठीक है, वापस आ जाओ अपने सवाल में। 6 का सही उत्तर हो जाएगा ए पार्ट। देखो सातवां, सातवें में क्या कह रहा है? सातवां, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर तक पहुंचिए। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने आमुक्त माल्यद ग्रंथ की रचना की है, बिल्कुल सही सही है। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है, ये भी ठीक है। इसके दरबार में अल्लसानी पेडना थे, ये राजकवि थे जो संस्कृत और तमिल नहीं है, तमिल गलत हो जाएगा, ये तेलुगु होगा।
संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं को जानते थे, तो 1 और 2 सही होगा, सी पार्ट। ठीक है? 1 और 2। अच्छा, क्या आपको पता है अल्लसानी पेड्डना की कुछ रचनाएँ पूछी जाती हैं आपसे? अल्लसानी पेड्डना। अल्लसानी पेड्डना की मुझे रचनाएँ बता दो। इनकी 2 रचनाएँ आपको याद रखनी पड़ेंगी। एक तो है, इसको कहते हैं स्वरोचित संभव। स्वरोचित संभव, ठीक है? इसे ही कहा जाता है मनुचरित। मनुचरितम पूछा जाता है आपसे डायरेक्ट। दूसरी है हरिकथा सारमू। हरिकथा सारमू, ये भी याद रखना। ये दोनों ही रचनाएं आपसे पूछी जा चुकी हैं। ठीक है? अच्छा, एक और है कवि, अष्टदिग्गजों में ये भी शुमार हैं। नाम है इनका भट्ट मूर्ति। भट्ट मूर्ति, क्या पता है भट्ट मूर्ति की कुछ रचनाएं? इनकी 2 रचनाएं याद रखो। एक रचना है नरस भूपालियम। नरस भूपालियम, ठीक है? ये इनकी एक रचना है, और एक रचना है इनकी वसुचरित। वसुचरित, ये भी याद रखो। वापस आओ सवाल में। 7वें के बाद हम चलते हैं 8वें में। देखो, क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़ो। एमपीपीसीएस 2014 में पूछा गया है, कह रहा है कि विजयनगर का प्रसिद्ध एक मंदिर है हजारा मंदिर। ये किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? दरअसल ये निर्मित हुआ था कृष्णदेव राय के शासनकाल में। अच्छा, कृष्णदेव राय के शासनकाल में और भी कुछ निर्मित हुआ है क्या? हाँ, देखो, मैं बात कर रहा हूँ कृष्ण देव राय की। गौर करना, इनके शासनकाल में एक टावर था जिसका नाम था गोपुर टावर। गोपुर टावर का निर्माण किया गया था। इनके शासनकाल में कृष्णा स्वामी कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माण किया गया था। इनके शासनकाल में चिदम्बरम मंदिर का निर्माण किया गया था, या इनके शासनकाल में हजारा मंदिर का निर्माण किया गया था। ठीक है, याद रखो, भूलोगे नहीं। इसके अलावा 2 नगर भी मैंने आपको बताए थे, कौन कौन से? एक आप याद रखोगे नागलपुर, नागलापुर, ये माता की स्मृति में इन्होंने बसाया था। और एक नगर बसाया था इन्होंने हसपेट, ये पत्नी की स्मृति में यानी याद में इन्होंने बसाया था। ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 8वें का सही उत्तर हो जाएगा ए पार्ट। 9वां देखो, 9th नंबर। कृष्णदेव राय द्वारा निम्नलिखित किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई? आंध्र कविता पितामह, ये तो अल्लसानी पेड्डना है, यही सही हो जाएगा ये पार्ट। ठीक है, 9th का। 10वां देखो, क्वेश्चन नंबर 10th। कह रहा है कि कृष्णदेव राय के दरबार में कवि मल्लनार्य ने भाव चिंता रत्न और वीर शैवामृत नामक ग्रंथ ये किस भाषा में लिखे हैं? दरअसल ये लिखे हैं इन्होंने कन्नड़ में, कन्नड़ा में लिखे हैं। ठीक है? भाव चिंता रत्न और साथ ही साथ वीर शैवामृत। और ये जो भाव चिंतामृत है, भाव चिंता रत्न, ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में शिव भक्ति और उनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इसमें शिव भक्ति का वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ। अब्दुल रजाक विजयनगर आया था, ये किसके शासनकाल में आया था? कुछ यात्री हैं जो विजयनगर आए हैं। देखो, विजयनगर, यहाँ से सवाल आपसे बहुत पूछा जाता है। विजयनगर आने वाले आने वाले यात्री कौन कौन से हैं? आओ आओ जरा चर्चा करते हैं। एक तो है अब्दुल रजाक। अब्दुल रज्जाक, इसका नाम आपको याद रखना चाहिए। ठीक है? दूसरा नाम है, एक और है, इसका नाम है डुआर्डो बारबोसा। डुआर्डो बारबोसा, इसका भी नाम आपको याद होना चाहिए, ये भी आपसे पूछा जाता है। एक शख्स है, इसका नाम है डोमिंगो पायस। डोमिंगो पायस, इसका भी नाम एज इट इज आपको पता होना चाहिए। और फिर एक शख्स है, इसका नाम है निकोलो कॉन्टी। निकोलो कॉन्टी, इसका भी नाम आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आ जाओ अब्दुल रज्जाक में, ये कहाँ से आया? ये समरकंद से आया था। इसे कहा जाता है अब्दुल रज्जाक समरकंदी। और ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। देवराय सेकंड के शासन में। डुआर्डो बारबोसा, ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया। कृष्णदेव राय के शासनकाल में। डोमिंगो पायस, ये भी कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया। निकोलो कॉन्टी,
ये देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। भूलना नहीं, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा इसका? सही उत्तर होगा बी फॉर बॉय, देवराय द्वितीय। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित यात्रियों में से कौन विजयनगर शासक देवराय द्वितीय के दरबार में भारत के राजदूत के रूप में आया था? देवराय द्वितीय के दरबार में कौन आया था, यही तो पूछ रहा है। ये आया था अब्दुल रजाक। ठीक है, मैंने अभी अभी आपको बताया था। अच्छा, कुछ व्यक्ति और हैं, कुछ यात्री और हैं, जैसे आपसे पूछा जाए फनार्बो, इसका नाम है फनार्बो नूनिज। क्या पता है आपको ये फनार्बो नूनिज ये कहाँ से बिलोंग करता था? ये पुर्तगाली था, और पुर्तगाली होने के साथ साथ ये किसके दरबार में आया था? ये आया था अच्युत देवराय के दरबार में आया था। इसके अलावा एक शख्स और है, इसका भी नाम याद रखना। नाम है सीजर फ्रेडरिक। ये जो बंदा है सीजर फ्रेडरिक, कहाँ से आया? ये इटली से आया, है ना? और ये कब आया था? ये उस समय आया था जब तालीकोटा का युद्ध चल रहा था। तालीकोटा के युद्ध के बाद ये भारत में आया था, सीजर फ्रेडरिक। वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में, 12 का सही उत्तर हो जाएगा डी पार्ट। नेक्स्ट देखो 13 नंबर। 13 का कह रहा है कि फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? अब्दुल रजाक फिर से वही सवाल है, आपका देवराय द्वितीय सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 14 में आ जाओ। 14 में क्या कह रहा है? 14, निकोलो कॉन्टी, ये कौन था? निकोलो कॉन्टी वास्तव में एक इटली का यात्री था, और इसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। 14 का बी पार्ट। 15 में आओ, 15 में। 15 कह रहा है कि पुर्तगाली लेखक नूनिस के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थीं? दरअसल जो विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं थीं वो कुश्ती में निपुण थीं, ज्योतिष शास्त्र में निपुण थीं, लेखाकरण में निपुण थीं, और साथ ही साथ भविष्यवाणी में निपुण थीं। अर्थात 1 2 3 4 सारे सही होंगे इसमें तो। ऑप्शन देखो जरा, 1 2 3 4 डी पार्ट सारे सही है। नेक्स्ट देखो 16 नंबर। 16 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादकों के लिए विख्यात हैं? महाभारत के जो तेलुगु अनुवादक हैं, ये मैंने टॉपिक आपको विजयनगर साम्राज्य हो या बहमनी हो, ये सारे के सारे टॉपिक्स मैंने आपको हिस्ट्री बैच में कराए हुए हैं। देखो, मैं बात कर रहा हूँ महाभारत की। गौर करना, मैं बात कर रहा हूँ महाभारत की। महाभारत के तेलुगु में अनुवाद का कार्य शुरू किसने किया था? सबसे पहला तो सवाल मेरा ये है, तेलुगु में अनुवाद इसका करने के लिए अनुवाद का कार्य ये किसने शुरू किया? ये शुरू किया था नन्नयन। ठीक है, इस कवि ने शुरू किया था, और इसके बाद फिर इस तेलुगु में अनुवाद को कंटिन्यू किसने रखा था? कंटिन्यू रखा था, एक का नाम था टिक्कन, ये भी कवि थे, टिक्कन, और एक शख्स थे जिनका नाम था येरन्न। ठीक है, और इन्हीं तीनों को कहा जाता है तेलुगु साहित्य के कवि त्रय। आपसे कभी अगर सवाल पूछा जाए कि तेलुगु साहित्य का कवि त्रय किसे कहा जाता है, तो यही तीन नाम आप बताओगे। कौन? नन्नयन, दूसरे कौन है? टिक्कन, तीसरे कौन है? इनका नाम है येरन्न। ठीक है, वापस आ जाओ अपने सवाल में। आ, सवाल कहाँ है? 16 नंबर। सही उत्तर हो जाएगा, कंबन तो है नहीं, कुट्टन भी नहीं है, 3 और 4 सही होगा, सी पार्ट। 17 देखो, 17। इसमें कह रहा है कि वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार हैं सायण। सायण को आश्रय प्राप्त किसका था? ये विजयनगर साम्राज्य में ये निवास करते थे, अर्थात विजयनगर शासकों के द्वारा इनको, हाँ, इनको आश्रय प्राप्त था। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर हो जाएगा सी पार्ट। अच्छा, ये जो कवि हैं सायण, इनकी रचनाएं क्या मुझे बता सकते हो? देखो, सायण, इनकी रचनाएं भी आपसे पूछी जाती हैं, रचनाएं याद रखना। एक रचना है इनकी, इसे कहा जाता है सुधा निधि, बहुत एग्जाम में पूछी गई है। सुधा निधि किसकी रचना है? ये इन्हीं की है। अच्छा, एक कवि और थे, ये भी विजयनगर साम्राज्य से ही संबंधित हैं, इनका नाम था श्रीनाथ। श्रीनाथ की रचनाएं बताओ मुझे। इनकी रचनाएं हैं, एक है हर विलास, एक रचना है श्रृंगार दीपिका, श्रृंगार दीपिका,
और एक रचना इनकी है, इसे कहते हैं श्रृंगार नैषध। ठीक है, श्रृंगार नैषध, ये तीनों रचनाएं श्रीनाथ की हैं, याद रखो। सुधा निधि किसकी रचना है? सायण की। ठीक, 18 में आ जाओ। कह रहे वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किस काल से हैं? तो सातवां नहीं, ये है विजयनगर। ठीक है, डी पार्ट सही हो जाएगा। 19 देखो, 19 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसके राज्यारोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए हैं? किसके राज्यारोहण को 500 वर्ष गुजर गए हैं? हरिहर प्रथम ये गद्दी पर बैठा था 1336 ईस्वी में, 1336, और सवाल पूछा गया है आपसे 2008 में। यूपीपीसीएस 2008 में पूछा गया है, तो 2008 से आप जब इसका टाइम पीरियड निकालोगे, लगभग लगभग 672 साल के आसपास आएगा। कृष्णदेव राय ये गद्दी पर बैठे थे 1509 में। ठीक है, और 2008 वर्ष में पूछा गया था सवाल, तो इस इनका जो टाइम पीरियड है वो लगभग लगभग 500 साल आएगा। तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट देखो 20, 1565 में प्रसिद्ध युद्ध कौन सा हुआ था? ये हुआ था तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध, अब यहाँ पर आओ जरा, युद्ध का नाम है तालीकोटा। तालीकोटा का युद्ध, गौर करना। सबसे पहले मुझे बताओ ये युद्ध हुआ कब? तारीख भी आपको आपको याद रखनी पड़ेगी। 23 जनवरी। वर्ष कौन सा है? 1565 ईस्वी। 23 जनवरी 1565 ईस्वी। तालीकोटा को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है। इस युद्ध के कुछ अन्य नाम हैं, जैसे इसे कहा जाता है राक्षसी तंगड़ी का युद्ध। राक्षसी तंगड़ी का युद्ध, याद रखो। इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे कहा जाता है बन्नी हट्टी का युद्ध। बन्नी हट्टी का युद्ध, इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे कहा जाता है कृष्ण युद्ध। ठीक है, तो बन्नी हट्टी कृष्ण युद्ध। अच्छा, ये युद्ध हुआ कहाँ पे? ये युद्ध हुआ था कृष्णा नदी के दक्षिण में। कृष्णा नदी के दक्षिण में ये युद्ध हुआ। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। इस युद्ध में एक तरफ विजयनगर साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य था, और साथ ही साथ बनाम, यानी कि किसके साथ ये हो रहा था? ये हो रहा था दक्षिण राज्यों के संघ के साथ। दक्षिण राज्यों का संघ, इन दोनों के मध्य युद्ध हो रहा था। अब सवाल ये है कि ये जो दक्षिण राज्यों का संघ है, इसमें कौन कौन शामिल था? दक्षिण राज्यों का जो संघ है, इसमें कौन कौन शामिल थे? ये भी सवाल आपसे पूछा जा चुका है। इसमें चार क्षेत्रीय शक्तियां शामिल थी। एक तो थी बीजापुर, दूसरी क्षेत्रीय शक्ति थी गोलकुंडा, गोलकुंडा। तीसरी जो क्षेत्रीय शक्ति थी वो थी अहमदनगर, अहमदनगर। और चौथी क्षेत्रीय शक्ति थी, ये थी बीदर। इन चारों ने एक गुट बनाया और विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध ये लड़े थे। बीजानगर का जो उस समय तत्कालीन शासक था, ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि तत्कालीन शासक बताओ राक्षसी तंगड़ी के युद्ध में। बीजापुर का तत्कालीन शासक था जिसका नाम था अली आदिल शाह। अली आदिल शाह। ठीक है, और गोलकुंडा की तरफ से कौन था? इसका नाम था इब्राहिम, इब्राहिम कुतुब शाह। और अहमदनगर की तरफ से था, इसका नाम था हुसैन निजाम शाह, निजाम शाह। और बीदर की तरफ से अली बरीद था। ठीक है, और इन इन चारों ने एक गुट बनाया और फिर ये विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ लड़े थे। वापस आ जाओ, सवाल में 20 का सही उत्तर हो जाएगा टी पार्ट। नेक्स्ट देखो 21। 21 में कह रहा है बिहार पीसीएस 2020 में पूछा गया है, 1565 में प्रसिद्ध तालीकोटा का युद्ध हुआ था, यानी प्रसिद्ध कौन सा युद्ध हुआ था? तालीकोटा। फिर कह रहा है तालीकोटा का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था? विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, इन सब की संयुक्त सेनाएं थी। तो सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक, 23 में देखो, 23 में कह रहा है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 1565 ईस्वी में। याद रखिएगा, 1565, 23 जनवरी को हुआ था। जब राजा योडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की, तब विजयनगर का राजा कौन था? विजयनगर का उस समय राजा था वेंकट द्वितीय। आओ जरा इसकी वंशावली को देखते हैं। देखो, मैं बात कर रहा हूँ विजयनगर साम्राज्य की, और विजयनगर साम्राज्य में चार वंश हैं।
मैंने आपको इतिहास के बैच में बताया हुआ है। 4 वंश कौन-कौन से हैं? संगम, सलुव, तुलुक, अराविडु। जो ये चौथा वंश है, इसका नाम है अराविडु वंश। अराविडु वंश। सबसे पहले तो मुझे इसका टाइम पीरियड बता दो। अराविडु वंश ये कब से कब तक गद्दी पर रहा? 1570 ईस्वी से लेकर 1652 ईस्वी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? ये जो अराविडु वंश है, कहते हैं ये चौथा और अंतिम विजयनगर का वंश था। इसकी वंशावली आपको याद रखनी पड़ेगी। सवाल ऐसे पूछे जाते हैं कि 4 राजा दे देगा और कहेगा इनको क्रम से सजाइए इनके कार्यकाल के आधार पर। तो सबसे पहले जो संस्थापक था अराविडु का, उसका नाम था तिरुमल। तिरुमल के बारे में कहा जाता है कि ये अराविडु वंश का संस्थापक था। ठीक है, तिरुमल के बाद गद्दी पर बैठता है। इनके कार्यकाल को याद करने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि मैंने आपको हिस्ट्री बैच में करवाया हुआ है कार्यकाल, लेकिन कार्यकाल पर ज्यादा फोकस मत करना, केवल और केवल वंशावली को आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद इसका जो उत्तराधिकारी हुआ उसका नाम था श्रीरंगम। श्रीरंगम प्रथम। श्रीरंगम का उत्तराधिकारी हुआ वेंकट द्वितीय। ये जो वेंकट द्वितीय है, इसी के बारे में कहा जाता है कि इसने अपनी जो राजधानी थी, राजधानी पहले पेनुगोंडा हुआ करती थी, तो पेनुगोंडा में कुछ समस्याएं आने लगी थी, विद्रोही आक्रमण कर देते थे। तो फिर इसने अपनी राजधानी परिवर्तित करी और राजधानी पेनुगोंडा से हटा के चंद्रगिरी ले गया। चंद्रगिरी। तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि राजधानी परिवर्तन किसने किया? इसी ने राजधानी परिवर्तन किया था। ठीक है, कहाँ से ले गया कहाँ? पेनुगोंडा से ले गया चंद्रगिरी। इसके अलावा वेंकट द्वितीय के बारे में कहा जाता है कि इसने पुर्तगालियों को वेल्लोर में गिरजाघर बनाने की अनुमति दी थी। तो इसी ने गिरजाघर बनाने की अनुमति दी। अनुमति दी। गिरजाघर किसने बनाया? पुर्तगालियों को इसने अनुमति दी थी। और कहाँ पर बनाने के लिए? वेल्लोर में। वेल्लोर में, हाँ, इसने अनुमति दी। अच्छा, वेंकट द्वितीय के बाद उत्तराधिकारी इसका कौन हुआ? वेंकट द्वितीय के बाद इसका उत्तराधिकारी हुआ था श्रीरंगम द्वितीय। श्रीरंगम सेकंड। श्रीरंगम द्वितीय के बाद इसका उत्तराधिकारी हुआ रामदेव। रामदेव का उत्तराधिकारी वेंकट तृतीय। वेंकट तृतीय का उत्तराधिकारी श्रीरंगम तृतीय। और ये जो श्रीरंगम तृतीय है, इसी को कहा जाता है कि ये अराविडु वंश का, अराविडु वंश का और साथ ही साथ विजयनगर, विजयनगर का अंतिम शासक था। ठीक है, याद रखो। तो खैर वापस आ जाओ अपने सवाल में। 24 का सही उत्तर हो जाएगा डी पार्ट। 25 देखो, 25। 25 में कह रहा है विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय, ये वित्तीय लिखा है, वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? इसकी मुख्य विशेषता थी भू राजस्व। विजयनगर साम्राज्य में मैंने आपको विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन, खेती बाड़ी, इन सब के बारे में, उसकी संस्कृति कैसी थी, सबके बारे में हमने आपको बताया है। अब यहाँ पर देखो, अगर हम विजयनगर साम्राज्य की राजस्व व्यवस्था थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, है ना? विजयनगर साम्राज्य की राजस्व व्यवस्था के बारे में जानना चाहें तो राजस्व विभाग क्या कहलाता था? सबसे पहला सवाल मेरा। विजयनगर साम्राज्य का जो राजस्व विभाग है, इसे क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था अथावान। ठीक है, भूलना नहीं। कुछ मैं शब्द लिख रहा हूँ, अब मुझे शब्द बताओ, क्या ये शब्द आपको पता है? मैंने लिखा शिष्ट, इसका मतलब क्या होता था विजयनगर साम्राज्य में? मैंने शब्द लिखा कुदी, इसका मतलब क्या होता था? विजयनगर साम्राज्य में भूमि कर कितना था? कर कितना लिया जाता था? एक मैं विभाग लिख रहा हूँ, इसका नाम है कंदाचार। कंदाचार ये कौन सा विभाग होता था? अर्थात ये विभाग था कौन सा था, ये मुझे आप बताइए। फिर मैं एक और विभाग लिख रहा हूँ, ये मैंने लिखा कवलिकार। कवलिकार विजयनगर साम्राज्य में ये भी एक विभाग था, ये कौन सा विभाग था? इन 5 प्रश्नों के मुझे उत्तर बताइए। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, शिष्ट क्या है, कुदी क्या था, भूमिकर क्या था, भूमिकर कितना था विजयनगर साम्राज्य में, विजयनगर साम्राज्य में कौन सा विभाग कंदाचार कहलाता था, और विजयनगर साम्राज्य में कौन सा विभाग कवलिकार कहलाता था। इनके मुझे उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, अच्छा, तो ये क्वेश्चन नंबर 25 तक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। अच्छा, इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन में जाके हिस्ट्री के बैच से इसकी पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं।
धन्यवाद।